अच्छा, HCl is highly soluble in water. HCl is acidic in nature. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे, तो ये तो पता है कि एसिड है, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल है, ये वाटर में एक्सट्रीमली हाईली सॉल्युबल। ये दोनों बातों का प्रूफ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से मिलता है। क्वेश्चन कैसे आता है? with reference to the fountain experiment for HCl gas. With reference to the fountain experiment for HCl gas, what two major conclusions can be drawn? अगर HCl गैस में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये दो बातों का पता लगता है कि HCl वाटर में एक्सट्रीमली हाईली सॉल्युबल है वाटर में, और दूसरी बात HCl एसिडिक है। ये इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क, ये पूरा HCl गैस से भरा हुआ है। ये कैपिलरी ट्यूब है और यहाँ HCl सॉल्यूशन रखा हुआ है। इस वाटर को स्क्वीज करते हैं, जैसे इसको स्क्वीज करते हैं ये वाटर बाहर आता है। अच्छा, पहले ये HCl कैसे भरा हुआ है, वाटर बाहर आता है, आरबी फ्लास्क लिख रहा हूं मैं, मतलब राउंड बॉटम फ्लास्क। ऑन स्क्वीजिंग वाटर ejects into RB flask. If HCl is soluble in water, it will dissolve. अगर वाटर सॉल्युबल होगा, अगर HCl सॉल्युबल होगा वाटर में, कुछ HCl डिसॉल्व करेगा, पार्शियल वैक्यूम will be created. ये डिसॉल्व करेगा, पार्शियल वैक्यूम बनेगा। अच्छा, जैसे यहाँ वैक्यूम बने, ये HCl सॉल्यूशन, यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, ये एटमॉस्फेयर जो कोका कोला में होता है, हम स्ट्रॉ से एयर को सकिंग करते हैं और कोका कोला ऑटोमेटिकली हमारे मुंह में आता है। अगर यहाँ वैक्यूम बनता है, यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, ये फाइन कैपिलरी रखी है हमने, इस कैपिलरी से HCl ऊपर आएगा, HCl यहाँ पर तो बना फुल HCl, तो HCl डिसॉल्व हो गया, यहाँ एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इस कैपिलरी एक्शन से ऊपर आ जाए। अच्छा, ऊपर अगर आता है ब्लू लिटमस एसिड के प्रेजेंस रेड हो जाए, समझे? अच्छा, अगर ये ब्लू लिटमस ऊपर आ जाए, रेड फाउंटेन देता है, तो ऐसा क्या हो सकता है? इसे दो बातें पता चलती है। पहली बात तो ब्लू लिटमस रेड हो गया, मतलब HCl एसिड। और ये ब्लू लिटमस ऊपर क्यों गया होगा, मैंने थोड़ी भेजा है, यहाँ वैक्यूम बना होगा, एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगा के इसको ऊपर भेजो, यहाँ वैक्यूम क्यों बना होगा, HCl वाटर में डिसॉल्व किया होगा। So with reference to the fountain experiment for HCl, two conclusions can be drawn. First is HCl is highly soluble in water, and दूसरा HCl is acidic nature. ये प्रोसेस समझ में आया? दो मार्क्स का क्वेश्चन
ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेटिव ईयर में इसको बना। देखिए और ये एक्सपेरिमेंट याद रखना, यही अब एमोनिया के लिए पड़ेगी। एमोनिया वाटर में सॉल्युबल होता है और एमोनिया क्या होता है, बेसिक। अच्छा अगर वो बेसिक होता है तो एसिड के लिए हमने यहाँ पे कौन सा लिटमस लिया, ब्लू, और एमोनिया के लिए क्या ले लेंगे, रेड, और वो रेड लिटमस एमोनिया के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ब्लू बाउंड। ये रेड बाउंड है, हाँ वो सीरीज क्या है, पहले इसको स्क्वीज किया था ड्रॉपर को, और सेकंड वाटर इजेक्ट्स इन द राउंड बॉटम फ्लास्क, और थर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लू लिटमस इनटू आरबी फ्लास्क। फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ रेड फाउंटेन। फिफ्थ ये कंक्लूजन है। अब आए समझ में, पहले स्क्वीज किया, क्या देखिए डिलीवरी ट्यूब थोड़ी डायमीटर में बड़ी होती है, कैपिलरी ट्यूब एकदम फाइन होती है। इसमें ये कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब ही रहती है। टू प्रूव HCl, to prove HCl is heavier or denser than air, दो ग्लास चेंबर ले लेते, नीचे वाले ग्लास चेंबर में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ले लेते, एक ग्लास चेंबर, ये ब्लू लिटमस, इतना ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ले लिया, बाकी यहां पर एयर है। इसको एक कार्डबोर्ड से ढक देते और ऊपर एक इन्वर्टेड चेंबर, इसमें HCl ले लेते। एयर, एयर की वेपर डेंसिटी और HCl की वेपर डेंसिटी, एयर की वेपर डेंसिटी 14.4 होती है, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एक रेशियो होता है, हैज नो यूनिट, तो सिर्फ 14.4 ही लिखी। HCl की वेपर डेंसिटी 36.5, इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 18.25। तो पेन और पेपर में और मैथमेटिक्स में HCl भारी है, इसका प्रूफ यहां से मिल जाता है। अगर इस कार्डबोर्ड को हटा लेते, अगर एयर हेवियर है HCl से तो HCl नीचे नहीं आ सकती, और अगर HCl हेवियर है एयर से तो कार्डबोर्ड हटाने के बाद HCl का मूवमेंट नीचे होगा, एयर हल्की होगी, एयर ऊपर जाएगी, और ये जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ये मुझे रेड होता हुआ दिखेगा, टर्निंग रेड, तो मैं मान लूंगा कि HCl हेवी था, वही जो मैंने अभी कहा वही हुआ था, मतलब HCl हेवियर है और डेंसर। ऑन मूविंग कार्डबोर्ड
the heavier HCl shift downwards, replacing air in the blue litmus chamber, turning blue litmus red. देख लो, reactions of HCl, पिछले साल की बात है हॉली चाइल्ड में। पिछले साल की बात है, हॉली चाइल्ड में एग्जाम हुआ था स्कूल के, मुझे ठीक से तो याद नहीं, शायद प्री नर्सरी का एडमिशन थे, उसमें क्वेश्चन आया था which of the following is correct for HCl। पहला प्रॉपर्टी था it is oxidizing in nature। दूसरा था it is reducing in nature। तीसरा था it is volatile in nature। चौथा था it has acidic property। पांचवा it has dehydrating property। छठा it is xanthoprotic in nature। xanthoprotic। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स दे दिए गए थे और उनको इसमें से मल्टीपल which of the following is और आर दे दिया गया था ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके। हो सकता है एक करेक्ट हो तो ईस्ट, हो सकता है एक से ज्यादा करेक्ट हो तो आर। तो ये बच्चों के लिए काफी टफ पेपर सेट किया गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने एक्सेलेंट आंसर दिया था, वो सभी आज हॉली चाइल्ड में है, लोअर नर्सरी में प्रमोट हो चुके हैं। तो उनका आंसर क्या रहा हो, आप लोग बताइए, आप लोग सेकेंड में। अच्छा, ये तो सभी बच्चों को पता था, ये तो सभी बच्चों को पता था, और जो आज लोअर नर्सरी में उनको ये भी पता था। और इसमें क्या क्या करें, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नाइट्रिक एसिड की होती है और H2SO4 की होती है, HCl की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती। अच्छा, उनको ये तो पता था कि HCl का रिड्यूसिंग नेचर, लेकिन क्यों है वो उन्हें नहीं पता। तो कुछ तुम्हें पता होगा जो उन्हें नहीं पता होगा, वो देखते। HCl की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, कभी भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। ऐसा भी होता है, तो कब कोई कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा, कब कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा, कब कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये हमें याद करना नहीं पड़ता। तो ये कैसे बता सकते हैं, ये देखो, हर कंपाउंड में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका चार्ज वेरी करेगा। अगर मैं HNO3 की बात करूं तो हाइड्रोजन, आप ये 2-3 लाइन याद रखना, हाइड्रोजन always have hydrogen always have +1 charge until and unless hydrogen is with alkali or alkaline
अर्थ मेटल, इट हैज -1 चार्ज। अगर हाइड्रोजन एल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ है तो उसके ऊपर -1 चार्ज होगा। अदरवाइज पीरियोडिक टेबल में बाकी 115 एलिमेंट, 110 एलिमेंट के साथ ये +1 चार्ज रखे। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ है तो इसके ऊपर +1 चार्ज होगा, और अगर यही हाइड्रोजन सोडियम के साथ है तो इसके ऊपर -1 चार्ज। यही हाइड्रोजन अगर कैल्शियम के साथ है तो इसके ऊपर -1 चार्ज होगा, प्लस चार्ज। बाकी सारे सिर्फ एल्कली मेटल को छोड़कर, एल्कलाइन अर्थ मेटल को छोड़कर बाकी कोई भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। ये एक स्टेटमेंट याद रखना। दूसरा स्टेटमेंट, ऑक्सीजन ऑलवेज हैव -2 चार्ज ओनली इफ, इंग्लिश में इसका मीनिंग समझते हो? सिर्फ ओनली लिखने से भी काम चलता, इफ लिखने से भी समझ आ जाता। मैंने दोनों साथ में, ओनली इफ ऑक्सीजन इज विथ फ्लोरीन इट हैज प्लस चार्ज। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है OF2 तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। अगर ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन के साथ है O2F2 तो इसके ऊपर +1 चार्ज। अदरवाइज, अच्छा ऐसा क्यों है? तुम्हें पीरियोडिक टेबल में एक इंफॉर्मेशन दिया गया था, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट। तो फ्लोरीन क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज सिर्फ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पर, कंपाउंड बनाने पर ही होगा। बाकी ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। अगर इतना इंफॉर्मेशन मैं समझ गया तो अब सारे कंपाउंड्स में इसका एप्लीकेशन चाहिए। अगर मैं HCl की बात करूं, HCl हाइड्रोजन प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज? प्लस चार्ज, क्योंकि क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? -1। अच्छा HNO3 देख, HNO3 में नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है? +5। कैसे? एक हाइड्रोजन है +1, नाइट्रोजन का चार्ज X मान ले, ऑक्सीजन 3, एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, तो ये 0, X का वैल्यू कितना है? प्लस। ये प्लस और माइनस आप लिखेंगे, ये जरूरी है। नाइट्रोजन जब HNO3 के साथ कंपाउंड बनाता है तो इसके ऊपर +5 चार्ज। यही नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ अमोनिया बनाता है तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होगा। मान लेते हैं यहाँ नाइट्रोजन X है, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, तो ये कितना आएगा? 0। X का वैल्यू कितना आ रहा है? -3। यही नाइट्रोजन जब नाइट्रिक एसिड बनाता है तो +5 चार्ज। यही नाइट्रोजन जब अमोनिया बनाता है तो -3 चार्ज। अब आप थोड़ा सा नंबर सिस्टम जो 1 में या 2 में पढ़ा था उसको देख, ये 0 है। मैं नाइट्रोजन के लिए नंबर सिस्टम बता रहा हूं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ वैलेंस शेल की बात करेंगे। सिर्फ वैलेंस शेल की बात इसीलिए करेंगे शेन, क्योंकि बॉन्डिंग में अंदर वाला शेल इन्वॉल्व होता ही नहीं है। बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल टेक पार्ट करते हैं। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? 3। और नाइट्रोजन से भी कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? कौन? ऑक्सीजन। तो अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। दो बात है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, अगर नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मतलब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो चार्ज एक्वायर करेगा वो क्या होगा? -3। चलो इसको धीरे बोलते, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा? -3। लेकिन अगर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन ये अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से अपनी तरफ ले लेगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर उस स्टेट में जो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आ सकता है वो +5 होगा। तो हमें नाइट्रोजन के लिए रेंज मिल गया। नाइट्रोजन का रेंज कहां से कहां शुरू होता है? कहां से शुरू होकर कहां खत्म? -3 से शुरू होकर, -3 से शुरू होकर +5 तक जाएगा। ये नाइट्रोजन की रेंज मिल गई हमें। अब आप कुछ भी बता सकते, देखो कैसे।
आपको सारे एलिमेंट्स का रेंज का एक आइडिया लग जाएगा एक टाइम के बाद। अब आप बता सकते हैं कि नाइट्रोजन, अच्छा ये बताइए नाइट्रोजन जब +5 में हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करूंगा, नाइट्रोजन जब +5 में होगा तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे चुका है। नाइट्रोजन जब +5 में होगा तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। +5 का नाइट्रोजन, वो सारे नाइट्रोजन संसार में जो +5 में है वो और इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अच्छा अगर दे सकते तो रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो रिड्यूसिंग, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, that element which donates electron is reducing agent, and that element which accept electron is oxidizing agent. दोबारा क्या देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहेगा। एक बार और क्या देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बताइए +5 का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अच्छा ये एक्सेप्ट करेगा तो ये कौन सा एजेंट होगा, जो डोनेट करेगा वो रिड्यूसिंग, जो डोनेट करेगा, जो डोनेट करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो एक्सेप्ट करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात याद रखने वाली है। ये बताइए +5 का नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे सब जा चुके हैं। अब वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा -3 का नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा। फिर से बोलिए, ये डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब एक्सेप्ट करने की बात ही नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो ये डोनेट करेगा। मतलब -3 वाला नाइट्रोजन कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए तुम्हारे बुक में लिखा है अमोनिया इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई डाउट है इसमें। अब सल्फर डाइऑक्साइड, अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऊपर लिख देता हूं। अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -2। अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले सकता है, मतलब सल्फर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज +6 का आ सकता है। तो सल्फर की रेंज क्या हो गई, -2 से +6। अच्छा +6 का कोई सल्फर, +6 का कोई सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि डोनेट करेगा, गेन करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो क्या एजेंट होगा, +6 का सल्फर क्या होता है, H2SO4। +6 का सल्फर H2SO4 होता है, कैसे, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, सल्फर को X मान लेते, 4 ऑक्सीजन, 4 -2 = 0। ये +1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन -2 क्यों लिखा है यहां से, तो X की वैल्यू कितनी आएगी, +6। सल्फर के ऊपर +6 चार्ज आ रहा है, कब, जब सल्फर H2SO4 में प्रेजेंट है। आप भूल जाइए ये H2SO4, आप बस ये याद रखिए कि सल्फर यहाँ +6 में है। +6 का सल्फर क्या करेगा, +6 का सल्फर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई डाउट है इसमें। अच्छा हाँ, एक -2 का सल्फर क्या करेगा, डोनेट, तो ये कौन सा एजेंट होगा, -2 के सल्फर का एक कंपाउंड H2S होता है, हाइड्रोजन +1 और सल्फर -2। तो H2S की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग। लेकिन H2SO4 कौन सा एजेंट होगा। अच्छा अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो यहां पर सल्फर +4 में होगा। अगर मैं सल्फर के डाइऑक्साइड की बात करता हूं तो यहाँ पे सल्फर +4 में होगा। अच्छा नंबर सिस्टम में -2 और +6 के बीच में, -2 और +6 के बीच में +4 आता है। ये +4 का मीनिंग क्या है, +4 का मीनिंग है कि अभी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। नहीं, गेन और एक्सेप्ट तो एक ही बात होगी।
मतलब +4 का सल्फर +6 में जाएगा अगर डोनेट करेगा, और -2 में जाएगा अगर गेन करेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एक्सेप्ट दोनों कर सकता है, तो सल्फर ऑक्साइड जरूरत पड़ने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करेगा। समझ गए? अच्छा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तुम्हें एक रिएक्शन मैंने जिंदगी में कभी तो कराया होगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको वाटर में डिसॉल्व करने पर हमें H2SO4 मिलता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर +6 होता है, कैलकुलेट करके देखो। H2SO4 में भी सल्फर क्या होता है? +6। एक वर्ड ऑफ एडवाइस दे रहा हूं, जब ऐसे किसी रिएक्शन, तुम ऐसे कोई रिएक्शन करा रहे हो, यहां पर सल्फर +6 है और जो कंपाउंड बनेगा उसमें भी सल्फर +6 है, जब तुम्हें एक ऐसा रिएक्शन कराना हो जहां चार्ज नहीं बदलना चाहिए, वहां जनरली वाटर लिए जाते हैं। किसी कंपाउंड में वाटर ऐड करने पर उस एटम का चार्ज नहीं बदलता है। ये समझे? एमोनिया चैप्टर में ये चीज अप्लाई हो जाती है। जो बात मैंने कही वो एमोनिया में कैसे अप्लाई होती है वो देखो। एमोनिया चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें एक रिएक्शन कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड से अमोनिया बनाना, ये कैसे होता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन क्या चार्ज रखता है वो आपको पता होना चाहिए। कितना चार्ज रखता है? -3। एल्यूमिनियम नाइट्राइड में एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है क्योंकि ये मेटल है। मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज शोभा नहीं देता, आएगा भी नहीं। अगर एल्यूमिनियम +3 चार्ज है तो ये नाइट्रोजन कौन सा चार्ज रखेगा? -3। अच्छा, आपको एल्यूमिनियम नाइट्राइड से अमोनिया बना, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में नाइट्रोजन -3 चार्ज में, अमोनिया में भी नाइट्रोजन -3 चार्ज में भी होगा। नाउ यू नो द आंसर। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को किससे ट्रीट करने पर आपको अमोनिया मिलेगा? वाटर, क्योंकि चार्ज नहीं बदलना है और यही रिएक्शन है। इसको हम किससे ट्रीट कर देंगे? वाटर। यार समझ? अच्छा, अब बाकी प्रोडक्ट क्या होगा इसकी बैलेंसिंग? ये मेरे ख्याल से क्लास 1 में आया था, उन्होंने सही किया। तुम जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें, मैं हॉलीचैल, मैं पवित्र शिशु शिक्षा निकेतन की बात कर, इसमें कोई डाउट है? कॉपर सल्फेट, सॉल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। सॉल्ट के लिए आप जिस सॉल्ट की बात करें उसको आप किससे रिएक्शन करा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कॉपर सल्फेट को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करा रहे तो कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यही कॉपर सल्फेट को अगर आप सिल्वर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये आप कैसे समझेंगे? इतनी भी इनोसेंस क्या काम की? एक्टिविटी सीरीज भूल गए क्या? फिर वही बात, एक्टिविटी सीरीज तो वही है। चलिए, जब जरूरत पड़ेगी उसकी बात, अभी जितनी जरूरत है उतना बता। इतना डाउट है? अच्छा, आप बताइए क्लोरीन का रेंज क्या होगा? ये सारा मामला जिसके लिए बता रहा था वो बताइए, हम तो एक्सेल पढ़ रहे हैं। क्लोरीन का रेंज क्या होगा? -1 से, क्लोरीन का रेंज -1 से +7 होगा। अच्छा, वही क्लोरीन+7 में ऐसा एक कंपाउंड याद है आपको? नहीं याद होगा। पर क्लोरिक एसिड, लाजवाब, HClO4। HClO4 में क्लोरीन +7 होता है। अच्छा, नेम वन कंपाउंड इन विच क्लोरीन इज प्रेजेंट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक कंपाउंड जिसमें क्लोरीन -1 चार्ज रखता है, HCl। अच्छा, आप बताइए जो क्लोरीन -1 में, वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा? डोनेट करेगा। अगर वो डोनेट करेगा तो वो एजेंट क्या होगा? मतलब इसके पास और कोई ऑप्शन भी है क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने का? नहीं। तो HCl इज, अब आप समझ गए, HCl इज, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। HCl ऑक्सीडाइजिंग होगा कभी? मतलब तुम्हारे मन में डाउट भी नहीं होना चाहिए, HCl कभी भी ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा। तो उनको सिर्फ इसमें थोड़ा डाउट था क्योंकि वो छोटे थे, फिर भी सही आंसर तो दे ही दिए। मतलब HCl ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। अच्छा, HCl के अंदर डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये उनको याद करा दिया था कि इतना याद कर लो, आगे पढ़ो।
और HCl ज़ैंथोप्रोटिक भी नहीं है, ये जो वरदान है ये नाइट्रिक एसिड को मिला हुआ। अगर स्किन में गिरता है तो पूरी स्किन येलो कलर की होगी। नाइट्रिक एसिड स्किन के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके उसको येलो कर, HCl ऐसा नहीं करता। तो अब आपको समझ आ गया HCl की क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एक प्रॉपर्टी पढ़नी है कि HCl वोलेटाइल होता है, एक प्रॉपर्टी पढ़नी है कि HCl एसिडिक होता है, और थर्ड प्रॉपर्टी पढ़नी है कि HCl रिड्यूसिंग होता है। देख लीजिए, reactions for acidic nature of HCl। HCl एसिडिक नेचर दिखाएगा, HCl एसिडिक नेचर दिखाएगा तब जब HCl डाइल्यूटेड कंडीशन में होगा। HCl रिड्यूसिंग नेचर दिखाएगा तब जब HCl कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ये दो तीन बातें आपको याद रखनी होंगी। HCl का एसिडिक नेचर देखना है तो HCl को डाइल्यूट लेना होगा, HCl की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चाहिए तो HCl कॉन्सेंट्रेटेड लेना होगा, अदरवाइज नहीं हो, अदरवाइज नहीं हो, यही तुम्हें लेना है। तो रिएक्शन जिसमें HCl एसिडिक होता है, मेटल का कार्बोनेट ले लेना, मेटल का कार्बोनेट ले लेना या फिर मेटल का बाइकार्बोनेट ले लेना, कोई भी मेटल। कार्बोनेट मतलब CO3 माइनस, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 माइनस। इसका तुम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा दो, तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। एग्जांपल, अगर मैं Na2CO3 लेता हूं, इसका डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराता हूं, ठीक है। ओए सुनो, इधर देख, Na2CO3 में से कार्बन, किसी भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से HCl का ट्रीटमेंट कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मिलेगी मिलेगी। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिलने के बाद तुम्हें वाटर मिलेगा और एक सॉल्ट मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्ट मिलने का कारण, अच्छा ये जो CO3 है, CO3 में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी, CO3 में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी तो एक ऑक्सीजन एटम ये अनबैलेंस रहेगा। अरे कार्बोनेट में से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल रहा हूं तो एक ऑक्सीजन एटम ये मैं अलग से मान सकता हूं ना। इस ऑक्सीजन एटम का तुम्हें वाटर बनाना है, इस ऑक्सीजन एटम का तुम्हें वाटर बनाना है। एक ऑक्सीजन एटम को वाटर बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 2। तो HCl कितने ले लेंगे? 2 ले लेंगे। कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगा, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाता हूं, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर CO3 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको कहते हैं डांसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इस ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, इस ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन एटम चलेगा। ये डांसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर से इस ऑक्सीजन के एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मतलब एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं और आपको डिफरेंस समझ आए तो मुझे बता दें। कार्बन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना रहा हूं और ये नेगेटिव चार्ज, इसमें और इसमें आपको कोई डिफरेंस समझ नहीं आएगा? इसमें और इसमें आपको कोई डिफरेंस समझ आ रहा है? नहीं। लेकिन क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इस ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए और इस ऑक्सीजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। इस ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए
दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड खुलकर इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। इस ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन जो बनाए थे वो ले लिए, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। संकेत रियलमी 6 प्रो, गुड मॉर्निंग। अगर ये वाला आपको समझ आया है तो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, वो भी आपको समझ आएगा। इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कंबाइन करके मैं एक स्ट्रक्चर ये बना रहा हूं, कार्बन। इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया था। अच्छा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। मतलब सिंगल बॉन्ड तो है ही, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। मैं इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं और इससे फिर ये बना सकता हूं। मैंने इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर से बनाया। चलो धीरे बोलता हूं, इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अगर इससे मैं ये बना सकता हूं तो दोबारा इसमें भी आ सकता हूं। इसीलिए एरो कैसा दिया था, ऐसा एरो दिया था, मतलब इसमें एक डांसिंग हो सकती है। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। कभी तुमने देखा सर सिंगल बॉन्ड है, मैं मुड़ के देखा तो डबल बॉन्ड है, फिर तुमने बोला सर डबल बॉन्ड है, फिर मुड़ के देखा तो सिंगल है, ये चलता ही रहेगा। हाँ, अच्छा, मतलब इस कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों कैरेक्टर है, और इस वाले को भी मैं ऐसे बना सकता हूँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों कैरेक्टर। कोई डाउट है? मतलब पूरे कार्बोनेट में ये एक ऐसी यूनिट है जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर रखती है ना। अगर कार्बोनेट इस वाले यूनिट को फोकस करोगे तो इस दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसा बना सकता हूं। मतलब कार्बोनेट में एक मास्क कार्बन डाइऑक्साइड छुपा हुआ ही बैठा था। इन ऑल कार्बोनेट्स देयर इज दिस मास्क कार्बन डाइऑक्साइड। कोई डाउट है इसमें? इसीलिए हमेशा, अच्छा, बाइकार्बोनेट में क्या होगा, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 माइनस। अब आप यहाँ पर सिर्फ H लगा दीजिए तो भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक छुपा हुआ बैठा है। तो whenever you treat carbonate and bicarbonate with dilute HCl, for sure there is liberation of carbon dioxide। अच्छा, अगर कार्बोनेट में से ये वाली यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आती है तो छोड़ के क्या जाता है, ऑक्सीजन एटम। इस ऑक्सीजन एटम का क्या करना है, वाटर। आया समझ में? अच्छा, वाटर बनाने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए, दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन चाहिए। अब ये रिएक्शन आपको बेटर समझ आ रहा होगा। अगर हम Na2CO3 का HCl के साथ रिएक्शन करा, चलिए इसको दोबारा लिखता हूं, इसको दोबारा लिखता हूं। अगर हम Na2CO3 इसका HCl के साथ रिएक्शन कराते तो सबसे पहले बाहर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ क्या बच गया, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का क्या बनाना है, वाटर। आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2। तो प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ कितने सोडियम है, यहाँ कितने क्लोराइड है, प्लस 2 NaCl। कोई डाउट है? टाइट्रेशन एसिड और बेस में होता है, ये सॉल्ट का एसिड के साथ रिएक्शन, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, अगर यही रिएक्शन में Na2CO3 प्लस H2SO4 के साथ लिखता, खैर अभी हम HCl पढ़ रहे हैं तो नहीं लिखते। अगर यही रिएक्शन में NaHSO3 HCO3 प्लस HCl इसके साथ कराता तो प्रोडक्ट क्या होता, CO2 तो बाहर आता ही आता। अब की बार छोड़ के ऑक्सीजन जाता कि OH जाता, OH प्रेजेंट है और यहाँ H एक चाहिए, तो बाकी क्या बनता, ये H2O क्या होता, बांग्ला मीडियम। अच्छा, बाकी हमें क्या मिलता, सोडियम का क्लोराइड। कोई डाउट है इसमें? इतनी मेहनत एक रिएक्शन पढ़ाने में कराने का पर्पस जानते हो? ये एक रिएक्शन समझाने के लिए मैंने इतनी मेहनत इसलिए करी कि नेक्स्ट रिएक्शन में मैं कोई मेहनत ही नहीं करूंगा। अब देखो, अगर आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लेते
उसका डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते तो आपको क्या मिलेगा? अच्छा अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मेटल। अगर मेरे पास सल्फाइड या बाइसल्फाइड होगा, सल्फाइड मतलब CSO3 2- और बाइसल्फाइड मतलब HSO3 1-। और अगर मैं इसका डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा तो वही जो मैंने कार्बन के लिए समझाया वो अब कार्बन की जगह क्या आ गया? सल्फर। तो यहां में कौन सी गैस मिलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस साल्ट। समझे क्या? रिएक्शन भी लिख लेते हैं, Na2SO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड treated with acid in dilute condition. What are the products? What are the products? इंग्लिश समझ नहीं आती क्या? अनपढ़ बोलो। H2O पहले H2, SO2 फिर उसके लिए शाबाश HCl कितने लिए जाएंगे? प्लस 2NaCl। अगर NaHSO3 ले प्लस HCl तो क्या मिलेगा? यही SO2 प्लस H2O प्लस NaCl। आ गई बात समझ में? देख लीजिए, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस में और गैस लिक्विड में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता। एक ग्राफ ऐसा आता है अनीश जहां ये गैस रहती है, यहां ये सिर्फ गैस रहती है। नेक्स्ट, अगर यही मेटल सल्फाइड होगा, अगर यही मेटल सल्फाइड होगा और इसका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होता है, सल्फाइड है मेरे भाई H2-, तो हमें कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन सल्फाइड। मेटल सल्फाइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड लिबरेट्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस साल्ट। तो अगर हम Na2S का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, मुझे गैस H2S बनानी है, मतलब हाइड्रोजन 2 चाहिए, बाकी क्या मिलेगा? 2Na। समझ गए? अच्छा, ये तीनों रिएक्शन में HCl की कौन सी प्रॉपर्टी नजर आती है? एसिडिक प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने HCl क्या लिया है? डाइल्यूट। अब एक रिएक्शन जिसमें HCl का रिड्यूसिंग नेचर नजर आता है और चैप्टर खत्म। ये एक रिएक्शन है मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अच्छा मैंगनीज, सुन इधर, बाद में लिखना। मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या बताया था? HCl का क्या नेचर होता है? सिर्फ रिड्यूसिंग की रिड्यूसिंग? सिर्फ रिड्यूसिंग ही होगा। अच्छा, रिड्यूसिंग नेचर में वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट। मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज +4 स्टेट में होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज +4 स्टेट में होता है। इस +4 स्टेट के मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम, अगर मैं MnCl2 लिखता हूं तो ये मैंगनीज कौन से स्टेट में आ जाएगा? +2 स्टेट में। मैंगनीज रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, किसने किया है? क्लोरीन ने। मैंगनीज +4 से +2 में आया है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। अच्छा, 2 क्लोरीन अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो ये क्या लिबरेट करेगा? Cl2। तो यहां मुझे MnCl2 के साथ एक गैस मिलेगी, वो क्या होगी? क्लोरीन। अच्छा, बाकी क्या मिलेगा ये बताइए? कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी? कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ 4 ले लेंगे। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 4। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 2H2। अब एक बार और एसिड बेसिस सॉल्ट में चले जाइए। ये एक मेटल ऑक्साइड है, ये एक मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड्स आर बाय डिफॉल्ट बेसिक ऑक्साइड्स, but by default are not bases. For a basic oxide to act like a base, it will react with acid to liberate salt and water only. तो अगर इस
मेटल ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन मैं एसिड के साथ कराता हूं तो मुझे सिर्फ साल्ट और वाटर नहीं मिलेगा, क्लोरीन मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बेसिक ऑक्साइड तो है लेकिन बेस नहीं। क्यों नहीं है? क्लोरीन गैसियस फॉर्म में। कोई डाउट है इसमें? मैंगनीज डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर की होती है। A reaction that shows reducing nature of HCl when treated with manganese dioxide। तो ये रिएक्शन की केमिस्ट्री जो है वो आपको समझ आ गई, लेकिन सबको नहीं आई। तो आप ये काम करते, मैंगनीज डाइऑक्साइड में जितने ऑक्सीजन होंगे उसके डबल HCl ले लेना। मैंगनीज डाइऑक्साइड में जितने ऑक्सीजन है 2 है, उसके डबल HCl ले लेना। मैंगनीज डाइऑक्साइड का डाइक्लोराइड बना देना, क्लोरीन गैस और वाटर। बोलो क्लोरीन गैस क्यों निकलेगी? इसको हल्का सा हीट भी कर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। क्लोरीन गैस क्यों निकलेगी? ये एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, ये डिसॉल्व नहीं होता तो ये गैस बनने वाला है। ये टाइट्रेशन होगा, टाइट्रेशन सॉल्युबल एसिड सॉल्युबल बेस में होने वाला रिएक्शन। पहली बात तो ये बेस नहीं, दूसरी बात ये सॉल्युबल नहीं। आप कंफ्यूज होके रखिए, दोबारा पढ़िए घर जाकर। कोई डाउट है तो सिलेबस में एक्वारी क्या है क्या? मैंने देख, एक बार देख लेते हैं।